एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। बट देन स्टेट सर्विसेज जो हमारी हैं केएस, दैट्स वेरी गुड सर्विस, वेरी लीड सर्विस। और स्टेट पूरी एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम नंबर स्केल वाइज हम डिवाइड करें तो इट्स ऑलमोस्ट 80% ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज फ्रॉम स्टेट सर्विसेज एंड जस्ट 20% जो के होते हैं दे आर फ्रॉम आईएएस एंड अदर सर्विसेज। सो it's always good to be in state services and serve our own union territory. But ये है कि aspirations बड़ी रखनी चाहिए, that we should work for UPSC so that तो पहले it used to be difficult because उसका prelims, इसका mains, उसका prelims, people used to get confused करना क्या है मुझे। Then some people used to switch नहीं पहले केस करता हूँ फिर आईएएस करता हूँ, केस तो कर लेता फिर वो उसी में रह जाता है। Because once you are in a service, it's very difficult to appear. There may be exceptions like me कि जिन्होंने सर्विसेज क्वालिफाई करके जॉब करके फिर एग्जाम क्वालिफाई किया। There can be exceptions, but I don't want you to be part of those exceptions. आप एक ऐसी प्रिपरेशन करें जिससे जो आपका जो एग्जाम है वो आप क्वालिफाई कर पाए, मतलब जो आपका एस्पिरेशन है जिस एग्जाम की। But it's not bad of start करें किसी एग्जाम से। So now the Jammu and Kashmir Public Service Commission has done a very good job that they have coincided these two preparations। ठीक है, पहले आपका आई थिंक जून में कब है आपका प्रीलिम्स कब है, जून में जुलाई 27 जून और प्रीलिम्स कब है यूपीएससी का maybe in the second week of July। बिल्कुल कोइंसाइड था, इसका मतलब आपको मेहनत की सब सिंक्रोनाइज करनी। एंड आई थिंक मुझे लगता है बेस्ट टाइम है कि आप तैयारी कर सकते हैं दोनों एग्जाम्स का और दोनों एग्जाम्स को एफर्ट कर सकते हैं एक ही साथ। ठीक है, आपको डबल एफर्ट नहीं करनी है। एंड दैट टू पहले उनका सिलेबस अलग, हमारा सिलेबस अलग, उनका तरीका अलग यूपीएससी का, अब तो वो भी कोइंसाइड हो गया। नाउ देयर इज नो डिफरेंस प्रिपेयरिंग फॉर जेकेपीएससी केएस एग्जामिनेशन एंड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। It is just you have to synchronize your efforts, ठीक है? Only what will vary is the competition. At central level you have strong competition, number of people are from scale. More number of people will be appearing, whereas in KS less number of people will be appearing. But competition तो होगा हमेशा, that's always there. तो आप लोगों में से कितने लोग जो इस सेशन को आए हैं सिर्फ KS पर्सपेक्टिव से देखने के लिए, और कितने लोग ऐसे हैं जो आए हैं कि आईएएस के पर्सपेक्टिव से? वाओ, तो वेरी प्रॉमिसिंग ना। तो अच्छी बात है, मतलब मेरा हमेशा यही रहता है कि भाई आप आईएएस के लिए तैयारी करो और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन क्योंकि दोनों की प्रिपरेशन सेम है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है दोनों एग्जाम देने की। और डेफिनेटली अगर आप तैयारी करोगे जैसे आप करते हैं तो क्वालिफाई बोर्ड एग्जाम, ऐसा कुछ नहीं जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बहुत ऐसा रेयर ओकेजन है कि एक में कर लिया दूसरे में नहीं करते, प्रिपरेशन एक ही चीज है। तो ये रही पहली बात कि सिंक्रोनाइज हो गया है। नाउ आप में से कितने लोग एक साल से तैयारी कर रहे हैं या कितने लोग न्यू कमर से बिल्कुल नए हैं? ये बिल्कुल नए हैं, नए मतलब कितना टाइम हो गया आपको प्रिपरेशन करते हुए? 11 months, 6 months में कौन कोई है 6 months में, 3 months में, 2 months में? अरे पहला दिन है किसी का ओके ठीक है। तो चाहे 11 month हो चाहे पहला दिन हो, प्रिपरेशन का जो तैयारी का जो स्पैन है सबको एक ही है। तो अगर किसी ने 1 महीने में लगाया ये कैन आल्सो डू इट, जिसने 11 महीने में लगाया वो भी करेंगे। तो इट विल डिपेंड अपॉन कि यहाँ से कैसे आप इस फ्लाइट को ले जाएंगे। लाइक टुडे इज जनवरी का एंड होने वाला है एंड वो आपकी जून है ना। तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इट्स सो डिफिकल्ट एज फार एज दिस एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। अगर आप मेहनत करेंगे, एक बेसिक शेड्यूल फॉलो करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान रखेंगे जिनको फॉलो करना है आपको, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनेशन को क्रैक करने में आपको डिफिकल्टी होगी। ठीक है,
तो लेट्स स्टार्ट विद थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद मे बी वी कैन टेक लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम, ठीक है? नीचे भी सेशन में अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन को देखेंगे तो हमारे पास कुछ टूल्स हैं और सिलेबस है। टूल्स हम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 5 साल के पेपर्स हैं, 10 साल की है, हम 5 के मान भी चलेंगे आपके लिए जो रेलेवेंट जो रिसेंट है, और सिलेबस है। अब जाके सिलेबस भी है, पहले सिलेबस नहीं होता था, अब जाके अगर आप देखेंगे मेंस का सिलेबस है, चाहे वो आईएएस का हो या केएस का हो। और प्रीलिम्स में भी सिलेबस क्या है तो मोटा मोटी है, आता तो कुछ भी, तो एक आइडिया मिलता है क्या क्या है। इसकी ऑन दैट बेसिस हमने डिवाइड किया हुआ है कि हमारे पास हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, इकोनॉमिक्स है, फिर हिस्ट्री को भी हमने डिवाइड किया हुआ है, एंशिएंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है, ठीक है, या पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो ये हमने उस सिलेबस को मद्देनजर देखते हुए ये पूछा जाता है। तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, चाहे वो आईएएस का हो या केएस का हो, वी शुड फर्स्ट मूव बैक कि भाई ये एग्जामिनेशन में आता क्या है। Now that will depend on the syllabus and papers. वो देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप केएस का देखेंगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएएस का देखेंगे तो किस लेवल का देखा जाएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओरिएंट योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स योर गोल। इट शुड नॉट बी रैंडम, इट शुड नॉट बी जनरलाइज्ड, इट शुड नॉट बी कि इन अ परस्यूट कि दैट भाई मैं तो कर रहा हूँ हो जाएगा। We have to be specific, we have to be goal oriented, ठीक है? गोल स्पेसिफिक हमारा, मैंने कहा पहले भी सेशन ले रहा था कि each and every day should make us realize that we are nearer to our goal, ठीक है? We have to be practical. हमें आइडियलिस्टिक नहीं होना। जब हम न्यू कमर्स होते हैं हम आइडियलिस्टिक होते हैं। अच्छा जी ये बुक पढ़ लेते हैं, विपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री मोटी वाली, उस पे 2-3 महीने जाया किया, पता चला वो पढ़ी नहीं। बंदा इस टाइम पे आइडियलिस्टिक होता है कि मुझे अचीव करना है, मैं ये भी पढ़ लूंगा वो भी पढ़ लूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑल दो स्टेप्स आर डिस्ट्रैक्शंस। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर गोल। और ओरिएंटेशन, एक गोल की ओरिएंटेशन में आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा मकसद क्या है, किस तरीके की प्रिपरेशन मुझे करनी है इस इंसान को, ठीक है? वो पता चलेगा हमें पहले इवैल्यूएट करना होगा इस एग्जाम में पूछा क्या जाता है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और कंपटीशन कैसा है। तो आप 5 साल के पेपर देख लीजिए, आपने उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस से आपको ये पता चलेगा कि दायरा क्या है मेरा, कहाँ से कितना, मतलब 1-2 बार सिलेबस प्रिंट करके 1-2 बार अपने पास पढ़ा कीजिए, जनरली सिर्फ पढ़िए बस क्या है, पेपर 1 में क्या क्या टॉपिक्स है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 3 में, पेपर 4, ताकि आप ये इमेज अपना सुपर इम्पोज कर सकते हो कहाँ, न्यूज़पेपर्स पे। न्यूज़पेपर में अगर न्यूज़ है आपको सीधे पॉपअप होना चाहिए किस पेपर का है, सच शुड बी योर गोल। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर पता ही नहीं क्या हो रहा है। भाई अगर कोई सोशल इशू आपको पता होना चाहिए ये पेपर 2 का, अगर एनवायरनमेंट का इशू है पेपर 3 का, इकोनॉमिक्स का इशू पेपर 3 का, कहीं पर कोई एथिकल डिलेमा है, कोई पॉलिसी इशू में चेंज आ रही है जहां पर लोग अफेक्ट हो रहे हैं, एक नेशनल पार्क में राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं और डेवलपमेंट हो रहा है किसी डैम का, एथिकल डिलेमा पेपर 4 केस स्टडी आ सकता है। तो इसीलिए अपने सिलेबस को बार-बार पढ़ें ताकि आप सुपर इम्पोज कर सके उस सिलेबस के जो पेपर वाइज है उसको आप सुपर इम्पोज कर सकते हो ऑन न्यूज़पेपर। ये बहुत जरूरी है। Once you do that तो आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। अगर आपको न्यूज़पेपर में कोई टॉपिक आना है, you can just put that, ठीक है ये पेपर 3 का, पेपर लिख दीजिए ऊपर पेपर 3 का ये टॉपिक, then you can divide it, because UPSC examination or IAS examination is also a test of knowledge. It's not only the test of knowledge, but also with the time you realize it's about how you manage your knowledge. भाई मैनेजमेंट है नॉलेज का, बिकॉज इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, इतनी ज़्यादा चीज़ें आपके आसपास होते हैं, तो कहाँ संभालेंगे हम। एंड आफ्टर 5-6 मंथ यू गेट कंफ्यूज्ड कि यार ये नोट तो कहाँ था, मैंने कहाँ लिखा था, क्या किया था। सो इसीलिए इसका मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है? तो ये ओरिएंटेशन जब आपका आएगा देन आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में की रिक्वायरमेंट क्या है।
अब रही बात नाउ स्टार्टिंग विद द कि पहला स्टेप क्या है हमारे पास। जो पहला स्टेप है वो है प्रीलिम्स का, दूसरा स्टेप है मेंस का, तीसरा स्टेप है पर्सनालिटी टेस्ट का, और चौथा स्टेप है, चौथा नहीं है, चौथा नहीं है, मेडिकल है। मेडिकल में क्वालिफाई करना पड़ता है। इफ यू हैव बीएमआई मोर देन 31 आपको टाइम दिया जाता है कि आप बीएमआई कम करके आ जाइए, देन एंड ओनली यू जॉइन सर्विस। तो पेपर 4 जो है, सॉरी जो स्टेप 4 है वो मेडिकल है आपका। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द। अगर आप देखेंगे टेस्ट जो पेपर जो आपका स्टेज है एग्जामिनेशन की, स्टेज 1 2 3, प्रिपरेशन में कोई एज सच कोई फर्क नहीं है कि मुझे कोई बता सकता है कि दैट मैं प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ रहा हूँ कि मेंस ओरिएंटेड पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं एज सच। लेकिन हाँ, हमें अपनी प्रिपरेशन को किसी एग्जाम जब पहला स्टेप प्रीलिम्स है, वी हैव टू ओरिएंट आवरसेल्फ टुवर्ड्स प्रीलिम्स, बट एट अ स्टेज जहाँ पर जब 3 महीना रहता है, ये है जब 3 महीना रहता है प्रीलिम्स का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद पहला जो हमारे पास है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद प्रीलिम्स। आई विल बी वेरी स्पेसिफिक। जो प्रीलिम्स का आपका चाहे प्रीलिम्स हो मेंस हो, सबका जो प्रीमिस है वो टेक्स्ट बुक से स्टार्ट होता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक बेसिक्स है, उनसे स्टार्ट होके जो आपको ऑलरेडी आई होप कि आपको लिस्ट पता होगा टेक्स्ट बुक्स कौन सी पढ़नी है, तो वी कैन स्टार्ट विद टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कुछ रेफरेंसेस है और करंट अफेयर्स। इसको हम 3 में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंसेस, करंट अफेयर्स। मिनिमल कह रहा हूँ, ये जरूरी है, ठीक है। ये आपका प्रीलिम्स है, ये आपकी चीज है। और चौथी चीज जो है इन सब का वो है ठीक है, वो है आपका टेस्ट सीरीज, जो आप खुद को करेंगे एट लीस्ट 3000 क्वेश्चन। ज्यादा तो क्या 330 पेपर हो गया, ठीक है। एट लीस्ट मैं किसी सेशन को बता रहा था कि जब हम सीईटी की तैयारी करते थे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, तो वी यूज्ड टू सॉल्व मोर देन 50,000 क्वेश्चंस। आई होप किसी ने दिया हो। हमारे पास फिजिक्स की संजीव गुप्ता होती थी, मुझे याद, प्रदीप होती थी केमिस्ट्री की, वो दिनेश होती थी बायोलॉजी की, इतनी मोटी बुक्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें क्यों भूल गया बाद में ये करना? अब 3000 तो लोगों में पता नहीं क्या होगा, बताओ, ठीक है। तो ये चीजें करके अगर आप ये नहीं करेंगे तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है प्रीलिम्स में। अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, मैंने नीचे भी यही बोला एक सेशन में कि टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस, करंट अफेयर जब आप ये पढ़ोगे बार बार, तो आपको प्रीलिम्स, आप जब आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो या कोई रेफरेंस बुक पढ़ते हो, करंट अफेयर, आप हमेशा मेंस ओरिएंटेड पढ़ते हो। आपका जो माइंड है दैट इज regulated in such a way that it always asks questions। अच्छा ये हो रहा है एनिमल प्रोडक्शन, क्यों हो रहा है? जब तक आप क्यों नहीं बोलते हो, क्यों का रिप्लाई नहीं आता है, तब तक आपका माइंड प्रोसेस नहीं करता उस चीज को। इसीलिए हम किसी को कहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, वो बोलता मुझे नहीं पता है, हम बोलते उसको तूने रटा मारा है क्या? तो व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि तूने ऐसी चीज को मेमोराइज किया है जिसको आपको पता नहीं है कि रीजंस क्या है। ये हमारा मेंस की तैयारी हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, चाहे टेक्स्ट बुक पढ़ो, कोई भी बुक पढ़ो, आप प्रोसेस अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऐसे ही करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली इसके प्रॉब्लम क्या है इस तरीके की कि आपको बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। हमारा माइंड जो है कुछ चीजें कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है, चलते रहो। बट प्रीलिम्स जो है ना, इट्स नॉट अ टेस्ट ऑफ आई विल नॉट कॉल अ टेस्ट ऑफ मतलब एज परफॉर्मेंस का कि आपने कितना पढ़ा है, क्या है, मतलब अंडरस्टैंडिंग कितनी है। इट इज जस्ट कि आपको कितने को हमें निकालना है बाहर ताकि वो मेंस दे पाए। प्रीलिम्स इज जस्ट एन अरेंजमेंट, अंडरस्टैंड इट, इट्स जस्ट एन अरेंजमेंट। क्योंकि हमारे जेकेपीएससी एंड यूपीएससी सबका मेंस टेस्ट नहीं ले सकती। अगर कभी ऐसा टाइम आया कि हम सबको मेंस दिखवाएं तो कर सकते थे, क्योंकि मेंस तो मेंस है, इसलिए मेंस ही नाम है उसका।
आपकी मेंस एग्जामिनेशन, इस पे हम इसको हम पॉजिटिव सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है, मेंस को, इसको नेगेटिव सिलेक्शन कहते हैं। अगर किसी ने मैनेजमेंट पढ़ा हो, नेगेटिव में हम बाहर निकाल दें लोगों को, कोशिश करते हैं निकालने, कम लोगों को बुलाने के अंदर। पॉजिटिव सिलेक्शन होता है मेंस। मेंस में क्या होता है, हम पढ़ते हैं आप क्या लिख रहे हो, आप किस तरीके से लिख रहे हो, तो आपका जो परफॉर्मेंस है दैट विल डिपेंड ऑन हाउ यू राइट, पॉजिटिवली देखा जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ के आप मेंस ओरिएंटेड तैयारी करते हो, लेकिन आपका प्रीलिम्स का छूट जाता है, इसीलिए आप बार बार पढ़ते हो टेस्ट नोट्स, बार रेफरेंस पढ़ते हो, तब भी आपका प्रीलिम्स का स्कोर इंक्रीज नहीं होता है, इसलिए कि बार आप उन चीजों को छोड़ देते हैं। किसी ने सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी पढ़ी है, मैनेजमेंट में थ्योरी है सिलेक्टिव परसेप्शन थ्योरी है, उसमें आप सिलेक्टिवली परसीव करते हो चीजों को, फॉरगेटिंग अदर्स, ठीक है, क्योंकि आप ही पढ़ रहे हो बार उन चीजों को, इसीलिए आप ही छोड़ रहे हो उन चीजों को, समझ आ रहा है? तो आप लोगों को ये छूटे ना, ताकि इसीलिए हम खुद को टेस्ट करते हैं, तो एक्सपीरियंस आवरसेल्व्स कि हमारी गलतियां कहाँ होती हैं। तो जब तक आप ये नहीं करोगे, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इसलिए करूँगा मेरे साथ खुद यही हुआ। आई पर्सनली फेल्ड 3 times इन प्रीलिम्स। मैंने केएस पहले अटेम्प्ट में किया है, मैंने आईएफएस पहले अटेम्प्ट में किया है, लेकिन मेरा आईएएस का 3 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ। इमेजिन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा 4th में क्या होगा, प्रीलिम्स ही नहीं होता था। द रीजंस वर दैट मैं पढ़ता था, बहुत पढ़ता था, बट अनफॉर्चुनेटली आई यूज्ड टू मिस सर्टेन थिंग्स जो कि प्रीलिम्स प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है, जो मुझे बाद में पता चला। Then what I did, जितना पढ़ा था, रिवीजन तो करता रहता था, then I tested myself। अब इमेजिन कीजिए आप एक पहला टेस्ट ले रहे हैं, आप पहला टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन है, इसमें 50 पॉलिटी के हैं, 50 इकोनॉमी के, 30 इकोनॉमी के, 10 करंट अफेयर। इमेजिन ये जो 100 क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट्स, ठीक है, ये 50 पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि many times I have seen people attempting a question paper, 100 क्वेश्चन कर लिए, मार्किंग कर लिया, थैंक यू, पर मुझे 80 नंबर आए, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। हमें इमेजिन जब आप कोई भी पढ़ के सारा रिवीजन, जब आपने इसको कंप्लीट किया 1-2 महीना, ये चीजें करके, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे क्या क्या है इसमें, मैं अभी एज अ ब्लॉक कह रहा हूँ। जब आप ये कंप्लीट करेंगे कुछ महीनों में कंटिन्यूअसली, और लास्ट के 2 महीने बचेंगे, आपको 2.5 महीने बचेंगे, देन यू स्टार्ट, आप आज भी कर सकते हैं, देन यू स्टार्ट टेस्ट अपने आप को करने के लिए। इसको आप 100 कॉन्सेप्ट्स मान के चलिए कि ये एक पेपर में 100 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, और इमेजिन कीजिए कि आपने इसको फॉर एग्जांपल आपने 1.5 घंटे में इसको सॉल्व किया, ठीक है, घर में तो 1.5 घंटा लगेगा, गोले तो भरने नहीं है। फिर आप इसको क्या कीजिए, इसी पेपर के जो सेशन होगा, इसका डिबेट होगा, ठीक है, कि या इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, उसको कवर कीजिए अनदर 1.5 आवर्स, टोटल 3 आवर्स, तब जाके हम कहेंगे कि हम किसी मंजिल पे पहुंचे। 3 आवर्स, इसीलिए टेस्ट सीरीज करना आसान। मेरे कुछ लोग फ्रेंड्स फोन करते हैं, सर मैंने तो 60 किए पेपर्स, 6000 क्वेश्चन ऐसे किए, वही कर दिया फेंक दिया, कर दिया फेंक दिया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं। देखिए जब आप कोई भी टेस्ट करते हैं ना, एक टेस्ट के 100, तो आप मान के चलिए 100 कॉन्सेप्ट से 50 कॉन्सेप्ट्स, आपने 100 में से फॉर एग्जांपल आपने 100 में से, चलो आपके फॉर एग्जांपल 90 नंबर आ रहे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, कुछ सही हुए, कुछ नेगेटिव हुए, जो भी। व्हाट यू हैव टू डू, आप जब एक्सप्लेनेशन एक ही क्वेश्चन की पढ़ोगे, तो आपके कौन से किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, बिल्कुल सही, मतलब कुछ जो आपने सोचा, जैसा आपने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन होगा, ये भी सही होगा, लेकिन सही होगा, लेकिन आपने सोचा गलत होगा, आपने कॉन्सेप्ट गलत लगाया, लेकिन हो गया कैसे, ये आपको देखना है कि व्हाई, क्या हुआ इस चीज, कहां पर मेरी कमी है इस चीज, इसको एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया, आपको पता चल जाएगा आपकी कहां। तीसरा हो गया गलत, ये वो वाला गलत जो कहते हैं, ये वो वाला गलत। अब ये वो वाला गलत इसलिए है क्योंकि इसको आपने रिवीजन नहीं किया, आप लग रहा था आपको ये ठीक हो गया, लेकिन आपने अरे यार इसको मैं भूल गया,
इसका मतलब ये आपने पढ़ा है लेकिन रिवाइज, दैट मींस दिस नीड्स रिवीजन। चौथा हो गया जो कि बिल्कुल न्यू है, ठीक है, जो आपको पता ही नहीं था और आपने तुक्का मार दिया, तो ऐसा क्वेश्चन करना कभी नहीं। पांचवा आएगा ये आपने गलत किया, ये आपने किया ही नहीं है, इसका मतलब ये आपने पढ़ा है, इसके लिए आपको रीडिंग चाहिए, आप वहां एक्सप्लेनेशन पढ़िए। तो इसका मतलब है एट द एंड ऑफ द टेस्ट आप 100 कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में डाल रहे हैं। आप ये इंश्योर कीजिए इस टेस्ट के बाद भाई इन 100 कॉन्सेप्ट्स में अब मुझे क्वेश्चन गलत, तब कहेंगे हम रियल इंप्रूवमेंट। अगर आप ऐसे सिर्फ 30 ही करेंगे ना, योर प्रीलिम्स विल बी अ केक वॉक। प्रॉब्लम है हम ये भी नहीं करते, ठीक है, प्रॉब्लम है हम ये भी नहीं करते। हम लोगों ने बनाया भाई कर दो चले जाओ आगे। तो ये प्रीलिम्स का सिंपल फंडा जो मैंने अंडरस्टैंड किया, बार बार पढ़ने से स्कोर इंक्रीज नहीं होगा, नहीं हो सकता है इंक्रीमेंटल हो सकता है, मगर आप और वही गलतियां करोगे, पॉलिटी में एंड होगा, कहीं और होगा, ओनली होगा, गलत हो जाएगा। नाउ इन प्रीलिम्स ये एक एस्पेक्ट होगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ द सेकंड एस्पेक्ट विल बी कि इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपका प्रीलिम्स का एक मोटा आइडिया है ये किस तरीके से होगा। दूसरा ये चीज की रिवीजन लेकिन कंटिन्यू करते रहे, इट्स नॉट कि आपने टेस्ट सीरीज कर ली तो हो गया, ये सब्सिक्वेंटली चलेगा। अगर आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं या 8 घंटा पढ़ रहे हैं जीएस, और उसमें 2 घंटा 2.5 घंटा आप टेस्ट सीरीज करोगे, तो बाकी रिवीजन कंटिन्यू चलेगी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रीलिम्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब रही बात, अब इसमें ये है अब क्वेश्चन है कि पढ़ना क्या है। पहले मैं टेक्स्ट बुक की बात करूंगा, ठीक है। नॉर्मली हम टेक्स्ट बुक्स में लिखते हैं कि 6 से 12 तक क्या लिखते हैं, 6 से 12 तक। मुझे लगा कि जिनको ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है ना, जिनको समझ नहीं आ रहा, तो वो ज्योग्राफी को 6 से 12 कर दे। ज्योग्राफी मुझे अगर लगता है किसी को उसको अच्छे से आता है, you can also start with 9th 10th 11th 12th, कुछ लोग तो 11th 12th ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी में अगर वे टेक्स्ट बुक 6 से 12 करेंगे और किसी जरूरत, आप कंसंट्रेट कीजिए लेक्चर पे, रिकॉर्डिंग मत, रिकॉर्डिंग कोई नहीं देता, ठीक है। आप कंसंट्रेट करके जितना पॉइंट दे सकते हैं हो गया, रिकॉर्डिंग, ठीक है। ज्योग्राफी में आप 6 से 12 टेक्स्ट बुक्स के लिए मुझे लगता है इससे ज्यादा करने की जरूरत है। और इसमें कुछ लोग भोजपुरी ज्ञान पढ़ते हैं, जिसकी ज्ञान पढ़ते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आया वो क्यों पढ़ते हैं लोग, कभी भी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 2006 में उससे क्वेश्चन आए थे, तो अभी से आज भी वो ट्रेंड चल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा इसकी कोई भी जरूरत है। जीसी ज्ञान, अब आपको लिप रीडिंग समझ आया होगा, तो अब मैं मास्क पहन सकता हूं कि नहीं। तो जीसी लेवल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि इससे मुझे इंप्रूवमेंट हो रहा है या हाँ, मुझे कभी नहीं लगा। अगर आप टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे, देयर इज वे हाउ यू रीड टेक्स्ट बुक। अगर आप टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, और जो टेक्स्ट बुक्स की एक्सटेंशंस है, जो टेक्स्ट बुक्स की एक्सटेंशन होते हैं, कोई चीज टेक्स्ट बुक सिर्फ इंडिकेट करता है लेकिन करता लिखता नहीं है। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक लिखता है कि मोलस्किस बेसल, लिखा ही नहीं क्या है। टेक्स्ट बुक कोई चीज रेफरेंस देता है और छोड़ देता है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट बुक को अगर अच्छे से पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता है आपको कोई भी मार्जिन हो जाए, कोई भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट वी अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टेक्स्ट बुक्स। क्यों? हमें लगता है 90 रुपए की बुक क्या आईएएस कराएगी, है ना, इतना घटिया प्रिंट, ठीक है, जिसका स्केल भी नहीं है। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि ज्योग्राफी में एक उन्होंने दिखाया है गली इरोजन,
और इतना क्लोज फोटो दिखाना है, समझ नहीं आ रही पहाड़ है गली है क्या है, बस स्केल भी तो दिखानी पड़ेगी कि कितना क्लोज फोटो लिया है। बट भाई उसी से बनते हैं, वही है, सबने वही किया, हमने वही किया, टॉपर्स ने वही किया। तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी सारा डिस्ट्रैक्शंस है, नो मार्क्स नथिंग, अगर आप इस पे कंसंट्रेट करोगे जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं लगता आपको कोई इशू। ठीक है, अब रही बात हिस्ट्री। हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं। हिस्ट्री में पहले मॉडल पे आते हैं जो सबसे आसान लगता है। ठीक है, इसके लिए आप विपिन चंद्रा पढ़िए। ठीक है, टेक्स्ट बुक है ये। ठीक है, 12th क्लास टेक्स्ट बुक, पुरानी वाली विपिन चंद्रा। आप मेरे साथ हो? Yes. ओके, तो विपिन चंद्रा पढ़िए। ठीक है, और स्पेक्ट्रम, फिर स्पेक्ट्रम पे कंसंट्रेट कीजिए। विपिन चंद्र का फायदा यह है कि थोड़ी स्टोरी बन जाती है। इट विल नॉट टेक लॉन्ग टू रीड विपिन चंद्र, एक दो बार, देन यू कैन कंसंट्रेट ऑन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो क्योंकि विपिन चंद्र एक स्टोरी टेलर की तरह बहुत अच्छे से लिखी हुई है, व्हेयरएज स्पेक्ट्रम जो है हमारे जैसे लोगों ने लिखी है, जिन्होंने ऐसे पढ़ लिया वहां से उठा के और लिख दिए। पर ठीक है, एक अच्छा रिजर्वायर है जिसमें उन्होंने हर किसी इनफैक्ट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने स्पेक्ट्रम को थॉरोली चेक किया है, उसने कहां से किस बुक से उठाया है वो भी पता है मुझे, एंड दैट्स गुड। उसने क्या किया, हमारी तरह सारे बुक्स पढ़ ली, फिर देखा इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें एक बुक उठा ली पहले विपिन चंद्रा, फिर ऐड कर दिया पॉइंट्स, तो होलसम बुक बन गई। बट विपिन चंद्रा को अलग तरीका है स्टोरी बताने का, एंड दैट विल ओनली फाइंड विद दिस विल हेल्प यू इन राइटिंग आंसर्स गुड विपिन चंद्रा। सो आई थिंक फॉर मी ओनली 2 बुक्स फॉर मॉडर्न, और इसमें आपको स्पेक्ट्रम बहुत मोटी होगी, पहले इतनी थी जब मैं जम्मू में था, इतनी थी, फिर मैं दिल्ली गया फिर थोड़ी बढ़ गई, आज देख रहा हूँ तो पूरी बताइए तो बड़ी मोटी बुक हो गई सब इन्होंने। लेकिन उसमें प्री मराठी पीरियड, कमिंग ऑफ यूरोपियन, अब लगता है और कुछ डाला था, दैट कवर्स ऑल। ठीक है, मिडिवल में सतीश चंद्र, बस मिडिवल में। लेकिन मिडिवल में आपको कंसंट्रेट करना है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ना, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसको थोड़ा सा इग्नोर मारना। महेंद्र देव फर्स्ट सेकंड आया था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये आया था पहले। ठीक है, उसमें कुछ एरर, क्रोनोलॉजिकल एरर नहीं आना चाहिए, बट फोकस एरिया क्या होना चाहिए मिडिवल में, एज वेल एज साथ में करूंगा एंशिएंट में। एंशिएंट की आपकी आती है बुक आर एस शर्मा, तो बहुत ही जबरदस्त स्कॉलर है, लेकिन टेक्स्ट बुक पढ़िए, लेकिन सब लोगों ने अपने अपनी बुक्स भी लिखी हुई है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फोकस होना चाहिए सोसाइटी, कल्चर, आर्किटेक्चर, कंडीशन ऑफ पीपल, कोई सिस्टम तो नहीं लाया, ठीक है, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ठीक है। बाकी उसने उसको मारा, फिर उसका बेटा बन गया, उसने उसको मारा, उसने फिर ये बन गया, फिर वो उतना मतलब पॉलिटिकल हिस्ट्री से ज्यादा हमें जरूरी नहीं है। हमें बस ये करना है कि उस टाइम सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम सोशल ऑर्डर कैसा था, उस टाइम रोल वुमेन का स्टेटस कैसा था, उस टाइम अनटचेबिलिटी का कंडीशन क्या था, उस टाइम रिलीजन का क्या था, उस टाइम आर्किटेक्चर उनका कैसा था। हम लोगों को ये फोकस करना है मिडिवल और एंशिएंट में। अगर आप ये करोगे ना, आपको फिर आर्किटेक्चर के लिए, आपको फिर कल्चर के लिए अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बिकॉज़ दिस इज वेरी कमरसम ये करना, इसीलिए आप एंशिएंट इसके लिए, कल्चर के लिए भी बुक लाते हो। ठीक है, कल्चर के लिए एक बुक है, वो नितिन सिंघानिया हमारा सीनियर है, नितिन सिंघानिया, पहले तो उसके हैंड रिटन नोट्स होते थे, अब उसने बुक बनाई है, दैट्स फेयरली ओके, वो पढ़ेंगे ओके। फाइन आर्ट्स पढ़ने की जरूरत, फाइन आर्ट टेक्स्ट बुक है, फाइन आर्ट्स, फाइन आर्ट 11th की टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो लेकिन एक जो आप पढ़ सकते हैं, और इस पे जो मैं ये कह रहा हूं ना आपको इन टेक्स्ट बुक से करने के लिए, मिडिवल और एंशिएंट, ठीक है, तो ये आपको बहुत आसान लगेगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई इश्यू रहेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ऑनेस्टली बताऊं, मैं खुद मुश्किल से ही पढ़ता था मिडिवल और एंशिएंट,
एक स्टोरी की तरह पढ़ोगे जो ये टेक्स्ट बुक्स लिखती है, इट्स वेरी गुड. As far as why I am concentrating more on textbooks, I have multiple times told you the story that why NCERT. Why NCERT is briefly because knowledge has no limits. If you will start reading on each and everything on Wikipedia, it's endless. So who will tell us कि कितना knowledge जरूरी है कितना नहीं है एक टॉपिक पे. Consider, for example, आपको किसी रिवर के बारे में, फॉर एग्जांपल आपको झरने के बारे में, तवी के बारे में पढ़ना है. अगर आप पढ़ोगे इस पे तो बुक भी लिखी हुई है कि नहीं, झरने पे भी बुक्स लिखी हुई है, तवी पे भी बुक्स लिखी है. तो who will tell us कि इसका लिमिट क्या है? उसके लिए हमारे आसानी कर दी है एनसीईआरटी ने, बोर्ड से, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे कोई भी हो. इनका काम यही होता है कि छठी क्लास से लेके या फर्स्ट क्लास से लेके जहां से टेक्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं, ये देखते हैं कि कौन से कि एक 6th क्लास के बच्चे को कितना पता होना चाहिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी. उसके लिए बोर्ड बैठता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. फिर ये बोर्ड हर किसी साउथ का भी, नॉर्थ का भी, हर किसी के वो एक जगह लाते हैं कि भाई हाँ ये पता होना चाहिए. डिस्कशंस होती है. फाइनली दिल्ली में बैठ के डिसाइड करते हैं कि किस लेवल का पता होना चाहिए एक 6th से 12th क्लास के बच्चे को, वहां इनकॉर्पोरेट करेंगे टेक्स्ट बुक में. इसका मतलब है हमारा काम ऑलरेडी कर दिया है किसी ने कि कितना इंपॉर्टेंट है. बेसिक रुका, बेसिक मिनिमल कितना है वो बता दिए. कौन सी टेक्स्ट बुक बता दी. सो इसीलिए हम बोलते हैं यार टेक्स्ट बुक में है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ इट थॉरोली लोग बैठे हुए हैं, इस पर डिस्कशन किया हुआ है, तब जाके उसमें इंक्लूड किया गया है. इसलिए मैंने आपको कहा था एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट बुक. कुछ चीजें टेक्स्ट बुक सिर्फ इंडिकेट करती है, छोड़ देती है स्टूडेंट पर कि अगर पढ़ना है तो पढ़ लेगा, जरूरत भी नहीं. क्लास वाइज 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है. तो इसीलिए बार-बार मैं कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको हिस्ट्री समझ आया? Yes, sir. ओके, नाउ लेट्स गो टू पॉलिटी. पॉलिटी में आपका लक्ष्मीकांत एक बुक आती है, ठीक है. लेकिन याद रखो लक्ष्मीकांत जो है दैट्स अ प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक. आपको लिखने के टाइम बड़ी डिफिकल्टी आएगी. व्हेन यू गो टू मेंस आप स्टार्ट करोगे, आपको बोला जाएगा प्रेसिडेंशियल पावर्स का लिखो, एग्जीक्यूटिव पावर लिखो, तो आप पता तो होगा लेकिन आपके पास कुछ नहीं होगा लिखने के लिए. दैट वर्क विल बी डन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 11th क्लास की टेक्स्ट बुक. ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है. फिर तीसरा आता है इसमें पॉलिटिकल थ्योरी भी आती है 11th क्लास की बुक. उस पर थोड़ा बेसिक कांसेप्ट, डेमोक्रेसी का, रिपब्लिक क्या होता है, फ्रेटर्निटी क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, डिफरेंट फिलॉसफीज है, थोड़ा थोड़ा आइडिया आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस. क्या आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस? मुझे लगता है कि जो टेक्स्ट बुक है पोस्ट इंडिपेंडेंस की, आई थिंक 11th की 12th में याद है 12th पेपर यार. मैंने जितना उसको, इतनी अच्छी बुक है ना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों. मैंने इसके लिए विपिन चंद्रा भी पढ़ी है पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है. बट उसके बाद जब मैंने मेरे दोस्त ने कहा तुम एक बार पढ़ लो पोस्ट इंडिपेंडेंस की टेक्स्ट बुक, लाइन पर लाइन पढ़ लेना. यार दिस माउस लिखी कैसे है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी. और मुझे लगता है अगर आप इसको गौर करोगे ना, मैं आपके लिए थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ. अगर ये तो मुझे आसानी होती विपिन चंद्र बोल लेगी. विपिन चंद्र की बुक है पोस्ट इंडिपेंडेंस की, एक बुक है, ठीक है. वो भी हर साल मोटी होती जा रही है, ठीक है. तो मुझे लगता है आप पोस्ट इंडिपेंडेंस 12th का कंसीडर करें, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी. अब वर्ल्ड हिस्ट्री जो आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स है मार्केट में. मैं ऑनेस्टली बताऊं, as far as UPSC is concerned, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी ही चाहिए. क्योंकि पिछले 3 साल से क्वेश्चन आ रहा किसी को नहीं आ रहा. मुझे भी नहीं है, मैंने भी खाली छोड़ दिया था 2016. फिर 17 का देखा, उन्होंने भी खाली छोड़ दिया. फिर 18 में देखा, उन्होंने भी लगता है खाली छोड़ा होगा, ठीक है. तो जितना वर्ल्ड हिस्ट्री का स्पैन है ना,
उस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं ना, लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी क्यों रहे हैं हम, बताओ, छोड़ ही देते दो क्वेश्चन जब ऐसे क्वेश्चन छोड़ दें आपको। तो इसलिए लेट्स नॉट, और लोग बहुत सारे लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पे इतना फोकस करते हैं उनको मजा ही आ जाता है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री मजा आता है, पढ़ते रहो भाई साहब, पढ़ते रहो 6 महीना, आज मधुर जैन पढ़ते हैं, आज नॉर्मल लोहे पढ़ते हैं, आज तो मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, मुझे पहले ही समझ आ गया इसका सिस्टम, ठीक है। तो दूसरी बात है मैंने खाली छोड़ दिया क्वेश्चन, तो मेरे दोस्तों ने भी खाली छोड़ दिया था, जिन्होंने मधुर जैन भी पढ़ी थी, ठीक है। तो मुझे लगता है वी शुड ओनली थिंक ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एस्पेक्ट, ये है कि इसकी आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ो, अर्जुन देव की, ठीक है। और 9th क्लास की टेक्स्ट बुक 10th की आती है जिसमें एम्पिरिज्म से स्टार्ट होता है, 9th, क्योंकि वो अर्जुन देव में नहीं होगा, ठीक है। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसमें आएगा, ये 2 टेक्स्ट बुक्स कर लीजिए आप, क्वेश्चन आया तो ठीक है, इनसे बाहर क्वेश्चन आया वो किसी को नहीं आया, बात करो, वरना आप पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे वर्ल्ड हिस्ट्री पे। लेट्स नॉट मेक अ बिग इशू, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, एंडलेस है, वर्ल्ड हिस्ट्री खुद ही बताता है, ठीक है, कहां क्या क्या पढ़ लो। हमें आया था क्वेश्चन वेस्ट अफ्रीकन डीकोलोनाइजेशन, पता नहीं क्या, पहले तो मुझे कंट्री समझ नहीं आ रहा था वेस्ट अफ्रीकन कौन सी है, कहां पे, पहले वो इंसान लगता है कि कोई बात तुक्का उक्का लगाएंगे तो कुछ तो लिखेंगे, पहले तो कंट्री याद नहीं आ रही कौन सी है, उसके बाद पता नहीं, मुझे नहीं लगा मैंने लिखा है, खाली छोड़ दिया था, ठीक है। ये क्लियर हो गया? यस सर। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री को यहाँ डालना था, सॉरी, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पॉलिटी बता रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री तो मैं भूल गया था, वो डाल दिया मैंने, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी, लक्ष्मीकांत, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स में, ठीक है। मुझे लगता है पॉलिटिकल, ये पॉलिटी को आपको कवर कर देगा, ठीक है। नहीं, अब क्या रहेगा जी? हाँ? क्या रहेगा? इकोनॉमी। अब इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? इकोनॉमिक्स में ब्रॉड टर्म है, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, बिल्कुल सही है, सभी सही कह रहे हैं, जो भी है, ये हमारा अप्लाइड है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में, सब्जेक्ट में सब कुछ आएगा, वो तो सब्जेक्ट है, हमें इसके बेसिक टर्म्स यूज करने हैं, चाहे वो माइक्रो में हो, माइक्रो में होता है, मैक्रो में हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब वही चीजें हमें यूज करनी है, उतना ही पता होना चाहिए हमें जितना हमें इसमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी को समझने के लिए चाहिए, ठीक है, वो आपको पता है। इकोनॉमिक्स को सिंपल बनाने के लिए आपको एक तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, एक टेक्स्ट बुक है, वो 11th क्लास की, किसी ने पढ़ी है? उसको पढ़ने की जरूरत है, मुझे लगता है कि इसमें इकोनॉमिक्स को इतना है। दूसरा, आप एक रेफरेंस, वन रेफरेंस कोई भी उठा लीजिए आप, इस पे कोई खुली छूट है आपको, क्योंकि सभी एक ही चीज लिखी है, चाहे वो आप रमेश सिंह ले ले या संजीव वर्मा ले ले, मेरे टीचर रहे संजीव वर्मा, ठीक है, कोई भी एक बुक उठा लीजिए, लेकिन एक भी, इसमें सब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, दत्त सुंदराम पढ़ने की जरूरत, अगर किसी ने बोल दिया दत्त सुंदराम तो गलत हो, नहीं मिश्रा पूरी पढ़ने की जरूरत, समझ आ रहा है? ये बुक्स इकोनॉमिक्स की है, लोग वहां पर कभी कभी दिल्ली से आते हैं पढ़ के, बोलते हैं मैं दत्त सुंदराम पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पढ़ तो नहीं रहा हूँ, खरीदी होगी फिर क्योंकि इकोनॉमी तो बढ़नी चाहिए ना स्टेट की, ठीक है। तो ये अगर आप कंसंट्रेट इस पे करेंगे, एक रेफरेंस बुक और इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, दैट विल बी एनफ फॉर, ठीक है।
और सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट आप इकोनॉमी कर सकते हैं विदाउट रीडिंग एनीथिंग, मतलब ज्यादा जैसे सब्जेक्ट का वो है न्यूज़पेपर्स। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के आते हैं, इकोनॉमी के आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में मेंस हो, अप्लाइड आते हैं, वो बिल्कुल उसी साल की करंट अफेयर में आते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां पर पूछा जाता है स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल नहीं पूछा जाता। सिंपल फंडा ये है, न्यूज़पेपर उठाइए हर दिन का, जो भी इकोनॉमिक्स का चीज उसमें आया हुआ है टर्म, ये आप 3-4 महीने करिए, सारा कवर कर देंगे आप। चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे WPI हो, ठीक है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, चाहे प्लानिंग, नीति आयोग, ठीक है, चाहे डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, डिफरेंट इंडेक्सेस, ठीक है, पॉलिसीज, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, फाइनेंस की कोई रिलेटेड, अब सारा मैं कहता हूँ सिर्फ 3 महीने में कवर कर लीजिए, only 3 months, ठीक है। अगर मैं न्यूज़पेपर यहाँ ही उठा दूँ, मैं यहाँ पर 5-8 टर्म में आज इस दिन की बता सकता हूँ इकोनॉमिक्स की कितनी हिस्ट्री, उन टर्म उसको अपने पेज पे रखिए, उनको गूगल आउट कीजिए, पर्टिकुलरली PDF पे है या कोई अच्छी साइट पे, उनसे 5-5, 6-6 लाइन है, सब पढ़ने की जरूरत, आप आइडिया होना चाहिए है क्या मुझे कितना क्वेश्चन। After all, you are going to become an IAS or KAS. That itself means generalist. तो आप जर्नलिस्ट की तरह सोचिए, जर्नलिस्ट की तरह सोचिए, जर्नलिस्ट है सब बारे में पता होना चाहिए, लेकिन थोड़ा we don't need to become specialists, ठीक है। उसके लिए अलग सर्विसेज हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है, स्टैटिस्टिक्स सर्विस है, बाकी मेडिकल सर्विस है। अगर आप ये करेंगे ना इकोनॉमिक्स को, आप ये कुछ नहीं करना है, और बिल्कुल ये बढ़िया होगा, क्योंकि बिल्कुल करंट में जो आ रहा होगा वही होगा। इसमें थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे जो है एक बार पढ़नी चाहिए, इकोनॉमिक सर्वे डायरेक्ट सर्वे से सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब जो इंपॉर्टेंट है, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट हो गया, पहले हो गए जो है सेक्टर उनको पढ़ी, लेकिन एक बार धर की पढ़ी, एक बार लाइफ में पहली बार ही पढ़ना, ठीक है। उसके बाद आप इसका whatever अगर आप अगले साल पढ़ना चाहते हैं then you can always go for summary। लेकिन एक बार पढ़िए कि लिखी कैसी जाती है, लिखते कैसे हैं, इसका लैंग्वेज कैसे होता है, वेरी गुड। जहां पर भी डिफिकल्टी आती होगी वो उठा के गूगल कर दीजिए, सिंपल इसको अंडरस्टैंड, ठीक है। और उस साथ बजट कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये है कि बजट में कुछ अगर कोई पॉलिसी कोई डिफरेंट चीज आई है या कोई स्कीम लॉन्च की नॉर्मली, ठीक है, तो वो आप कर सकते, ठीक है। अब क्या रहेंगे, साइंस सेंटर कुछ नहीं, साइंस सेंटर जितना आपका न्यूज़पेपर से कवर हो रहा है उतना ही, ठीक है। अब साइंस सेंटर बहुत आगे पहुंच गया है कि वो केस को क्वेश्चन पूछेंगे रोबोट्स के बारे में लिखो, ठीक है, या लेजर के बारे में लिखो, बहुत आप the science and tech has become so dynamic that you have to cover it only through newspaper. You don't need to read a specific book for it. लेकिन अगर आप एक साल से साइंस, अगर आप आज से शुरू कर रहे हैं, कोशिश कीजिए साइंस एंड टेक पिछले साल का कवर अप कीजिए किसी करंट अफेयर से, ठीक है। बस नो स्पेसिफिक बुक, टाटा माइक्रो एंड अदर थिंग्स वगैरह, नथिंग, ठीक है। अब बताइए, और एनवायरनमेंट की मेरी बुक आ रही है, वही पढ़ लेना। इट विल टेक सम टाइम, मैंने बुक लिखी हुई है, बट मे बी लेट हो जाएगा, बट आप ना, मैं तब भी मेरी बुक होके भी मैं कहूँगा आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद वो टेक्स्ट बुक से ही बनाई है, थोड़ा सा यहाँ वहाँ से ऐड कर दिया, ऑथर तो है नहीं, हम कहाँ से लाएंगे, ठीक है। टेक्स्ट बुक क्या, देखो क्लास में नहीं है, इसमें बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड आती है 9th की 10th की आती है, ठीक है। और याद रखना वो बोर्ड नहीं निकालती है आईसीएसई, तुम उसको बोलते रहोगे बोर्ड की बुक दे दो, बोर्ड नहीं लिखाएगा, बोर्ड कुछ होगा जैसे वीटा पब्लिकेशन होगा, बट सिलेबस उसका होगा
वेरी गुड सर ऐसे। तो 11th 12th की बुक आपको मिल जाएगी ऐसे की, चाहे ऑनलाइन ले लो या किसी से मंगवा लो, तो ले लो। दो चार टेक्स्ट बुक से इसकी 9 10 सारा कवर कर देगी। बाकी तो आपको पता ही है, जो रेफरेंस बुक है वो सब पढ़ते हैं, क्या नाम उसका, शंकर। तो पता नहीं मैं मेरे पढ़ने के बाद शंकर में कैसे करेंगे। बहुत ज्यादा मार्केट है इसका, इस बुक का। इट्स गुड, मैंने वो भी पढ़ी है वैसे, और बुक के लिए पढ़ी थी, ऐसे तो नहीं पढ़ी है। शंकर का प्रॉब्लम एक है जो मैं अपने बुक में कोशिश कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा इसमें ज्यादा डाला हुआ है। देखिए एक चीज होता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, दूसरा चीज आप सब कुछ बोलना चाहते हो कि देखो इसी में क्वेश्चन आया। भाई अगर यही करना तो विकिपीडिया है या नहीं? विकिपीडिया कब से बोले कि सारा यूपीएससी पेपर हमारे से आता है, विकिपीडिया से आता है, तो होगा ही आपको, है कि नहीं? तो हम लोग को कोशिश करते हैं कि तुरंत करने की, भाई जो इम्पोर्टेंट है वो बोला जाए। फिर तो कोई भी बुक लिख लेगा, ठीक है। शंकर अगर किसी के पास है तो कोई हर्ज नहीं पढ़ने का। अगर देखिए उसने, देखिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ, आप बोल रहे होंगे यार ये क्या काउंसलिंग, ये तो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स की बातें करता है। मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, ये की है हमारी प्रॉब्लम हमसे है, टेक्स्ट बुक नहीं है। प्रॉब्लम हमें है कि हम टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ नहीं पाते, हम लोग कैजुअली लेते हैं। यार मैं खुद कैजुअली लेता था, मुझे याद है, मैं बोलता टेक्स्ट बुक क्या करेंगे, तो पढ़ लेंगे 1 महीने में सारा निकल गया आगे। अल्टीमेटली सर्कल वहीं शुरू हो गया। यहाँ मैंने टेक्स्ट बुक स्टार्ट किया पढ़ना, इसको 2 महीने में खत्म कर दिया सारा, इतना पैशनेट था। कुछ नहीं हुआ इतने साल, फाइनली वापस आ गए इस टेक्स्ट बुक से इधर, फिर कॉल गए हो। तो टेक्स्ट बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक को बेस बनाइए, मैं नहीं कह रहा हूँ मत पढ़िए बाकी चीज़, लेकिन टेक्स्ट बुक को बेस बनाइए, उसको बार पढ़िए और लाइन बाय लाइन पढ़िए। मैं जब दिल्ली जाता हूँ ना, जहाँ पर मेरा टाइम गुजरा है तैयारी का, हमदर्द हो जाए, हमदर्द हो लिया, तो मुझे लोग बोलते हैं कि बताओ क्या करेंगे। तो मेरा एक बड़ा गंदा हालत है, मैं ना सीधे टेस्ट करना शुरू कर देता हूँ। मैं टेक्स्ट बुक उठाता हूँ, बताओ ये कहाँ पर एक पॉइंट ने कवर किया, बोला नहीं ये तो नहीं किया, फिर मैं उसको दिखाता हूँ। आई जस्ट ट्राई टू डेमो, मैं डेमो देना चाहता हूँ उसको, भाई तूने नहीं पढ़ा है ठीक से, ये है टेक्स्ट बुक में। मैं आपको इवन ये भी बता सकता हूँ कि दैट समटाइम्स पीपल डोंट रीड स्पेक्ट्रम आल्सो। मैं ना हमदर्द में लोगों को, हम बैठते थे 4-5 बंदे और स्पेक्ट्रम उठाते थे, और हम कोई क्वेश्चन डालते थे एक दूसरे को। मैंने बहुत बार क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से निकाला है जो मेरे ग्रुप में नहीं पता था लोगों को, इमेजिन करो, और वो हैरान हो गए कि लिखा है पॉइंट तब भी मिस कर दिया। तो इसलिए कैसे हम कोई चीज पढ़ते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट टॉपर हो या कोई हो, बस यही है। मैं आपको, अपना फ्रेंड है मेरा, क्या नाम है इसका, 68 रैंक था उसका, गुप्ता था, मतलब हमारे साथ आईएएस में है यार। उसको 116 नंबर थे पेपर बी में, पेपर सेकंड में, मेंस में, और मेरे में 10 टॉप, मेरे 89 है। इसमें नंबर सबके कम थे। जब मैंने उससे पूछा कि तेरे 116 तूने क्या किया था, थोड़ा बताओ मेरा। उसने कसम खाई अपने माँ बाप की, बोला कि मैंने लक्ष्मीकांत देखी ना, डीडी बासु देखी ना, सुभाष मिश्र देखी। मैंने कहा तूने देखा क्या है? कहा मैंने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पढ़ी। इमेजिन करो, वंस यू गो टू एकेडमी आपको पता चल जाता है कि कितना सिंपल है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुआ, बात 23 साल का, बताइए 23 साल का। तो कहता था बैचमेट अपना अंकल बोल देता मुझे। तो अगर आपको इसी एज में सिलेक्ट होना है तो आप लोगों को यू हैव टू मेंटेन दिस बेसिक्स हर किसी सब्जेक्ट के। अगर कोई आपको बोल रहा है नहीं आप लक्ष्मीकांत पढ़ के आप नहीं पढ़ बुक पढ़ सकते हैं, आप कवर कर लोगे, मुझे नहीं लगता है दैट्स ट्रू, नहीं लगता। दैट इज जुगाड़, व्हिच समटाइम्स कैन वर्क, मोस्ट ऑफ टाइम इट डजंट, ठीक है। क्योंकि अब जो पैटर्न केएस का भी है वो बिल्कुल मेंस ओरिएंटेड होगा, मतलब सॉरी यूपीएससी ओरिएंटेशन में होगा, उसका मेंस भी अच्छा होगा। 4 सब्जेक्ट हैं, एथिक्स है, और क्या चीज बताइए, और कोई रह गया? जनरल साइंस। देखिए जनरल साइंस तो यार मैंने तो कोई पढ़ी नहीं है, मतलब मैंने ऐसे पढ़ी नहीं कि मैं खुद मेडिकल स्टूडेंट हूँ। आप लोगों को पढ़ना चाहिए, जो 11th 12th की बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक है वो आप उससे पढ़ सकते, ठीक है।
लेकिन मैं ये बात बोलूंगा कि मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रोब्लम्स में जनरल साइंस पे ही गलत होते थे बिकॉज ऑफ माय ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हम करते थे और थोड़ा ज्यादा फंडे लगाते थे। जब ज्यादा पता होता है इंसान को साइंस के बारे में, इंसान कहता है नहीं ये सही नहीं है, ये क्या क्वेश्चन दिया है, तो गलत करते थे। ठीक है, तो इट्स बेटर टू रीड टेक्स्ट बुक्स फॉर जनरल साइंस। और कोई वजह सब्जेक्ट सीसैट, पहले सीसैट करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि सीसैट इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप सीसैट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका पहला पेपर का कोई फायदा नहीं। ठीक है, सीसैट में दो चीजें याद रखना, सिंपल स्ट्रेट, एक हो गया एक्यूरेसी, दूसरा होगा स्पीड। बस इसका याद रखें, इन दो का। अब एक्यूरेसी कैसी आएगी? पहले सबसे पहले बात है, जब मैं उन लोगों की बात करूं जिनको सीसैट में थोड़ी सी जो कमजोर है मेरी तरह, ठीक है, जो कभी कभी 2 into 6 कर देते हैं, ठीक है, टेंशन में, घर पे सब ठीक करते हैं, एग्जामिनेशन में गलती करते हैं। ठीक है, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप पहले एक्यूरेसी लाइए, एक बुक उठाइए सीसैट की, चाहे वो अरेंज की हो, इट रियली डजंट मैटर, चाहे वो अरेंज की हो, चाहे वो टाटा की हो, चाहे वो अग्रवाल की हो। अग्रवाल तो हमारे बाप दादा उन्होंने भी किया होगा, लगता है इतना पुराना हुआ है। तो अग्रवाल साहब की बुक पढ़ाई, इसकी अरिथमेटिक्स की भी आती है, एप्टीट्यूड की भी आती है, जनरल मेंटलिटी भी आती है, जहाँ अरेंज की एक ही बुक आती है सारा, या जहाँ भी आप जो भी लेना चाहते हैं। ठीक है, पहले आप हर किसी टॉपिक से 50 से 100 क्वेश्चन कंफर्टेबल हो जाइए। फॉर एग्जांपल स्पीड, वर्क है, डिस्टेंस है, कैलेंडर्स है, क्लॉक्स है, सिस्टम्स है, पाइप्स है, जो भी है, या जनरल मेंटलिटी में ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, सेलुलर है, या डिफरेंट जो भी है, पहले आप हर किसी पे 100 क्वेश्चन करें जैसे बुक पे होता है। पहले में आपको आता है, जो नहीं आता है उनको ट्राई कीजिए पहले, अगर नहीं आता है फिर उनको सोल्यूशन देख कीजिए क्या है, और आप दूसरी बार उसको गलत नहीं करनी चाहिए। एक क्वेश्चन है जैसे वर्क डन है या वर्क है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पहले सिंपल होता है, 4 बंदे कर रहे हैं, 3 करेंगे, फिर आगे आगे कॉम्प्लिकेटेड। तो 100 क्वेश्चंस में आप मोस्ट ऑफ द थिंग्स कवर कर लेंगे, पैटर्न। वंस यू डू दिस फॉर 3-4 मंथ्स, ये 1 घंटे की प्रिपरेशन 45 मिनट्स तो बात कर रहा हूं। देन कम टू स्पीड। यदि आपने कंप्लीट किया कोई बुक और पैटर्न, आप एक किसी भी मार्केट से उठा के सीसैट पे कोई टेस्ट सीरीज जो होगी, उस पे जो 80 क्वेश्चन होंगे वो आप टाइम बाउंड करेंगे। अब आप नॉर्मल तरीके से करेंगे। अब आपको एक्यूरेसी बढ़ाइए पहले, फिर स्पीड बढ़ाइए। अब ये वैलिड ज्यादा था जब ये ऐड होते थे मार्क्स, अब ये उतना वैलिड नहीं है। बस कोशिश करें कि स्पीड से आपको क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बढ़ा सकते हैं जो अटेम्प्ट करेंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चन जब बढ़ेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सीसैट और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। प्लीज, मुझे इतने लोग मैसेज करते हैं सीसैट में कुछ बताइए, कोई शॉर्टकट नहीं। सीसैट आप इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको मैथ अच्छा नहीं लगता। आप सीसैट इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बचपन में हमने नहीं इसको कंसिडर किया। जिन्होंने किया वो बिल्कुल फ्री लोग, कोई बात नहीं कर रहे। जिन्होंने मेरी तरह नहीं किया उनको अब करना चाहिए। द गुड न्यूज इज यू ऑलवेज कैन इम्प्रूव। यही तो जबरदस्ती से यूपीएससी, चाहे आपकी हैंड राइटिंग हो, चाहे आपका स्पीड हो, चाहे आपका जो भी चीज है। मेरा एक दोस्त है, उसने अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव किया 4 महीने। कैन यू बिलीव? मैं हैरान हो गया, पहले उसकी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रहा था। वो स्टार्ट करता था इंपॉर्टेंट ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है उसका। तो मुझे बताइए, इसको अगर एल्गोरिथम में लगाएंगे तब भी नहीं पता चलेगा। ही इम्प्रूव। मैं इसलिए तो आपको कहता हूँ मायूस होने की जरूरत, आपका सब कुछ इंप्रूव हो सकता है, चाहे वो हैंड राइटिंग हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, चाहे वो मेमोराइजेशन पावर हो। हर किसी का अपना अपना वीकनेस है, अपने अपने स्ट्रेंथ्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे वी बैलेंस आउट। मुझे नहीं लगता कि इतना डेमोक्रेटिक एग्जाम कोई है जितना यूपीएससी, परफेक्टली डेमोक्रेटिक, इक्वलिटेरियन, किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी जगह से, गवर्नमेंट पाठशाला से लेके गवर्नमेंट प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी से लेके स्टीफन से लेके डीयू से, जेएनयू से,
बाहर यूएस से, बहुत सारे लोग यूएस से भी पढ़े हैं जो बचपन में थे वहाँ, इंग्लैंड से। We dine at the same place in Lavasana. एक बंदा जो अपनी स्ट्रगल बताता है, हैरान हो जाता है बंदा, कहाँ से आया। मुझे कभी कोई फेल हो जाता है यूपीएससी पे, इसलिए कि ये बड़ा ही इलिटेरल एग्जाम है, सबके लिए एक ही जैसा। आप मेहनत करो, आप एक स्ट्रेटजी फॉलो करो, आप बेसिक्स पे ध्यान दो, नो वन विल स्टॉप, नो वन। ठीक है, कनेक्शन होनी चाहिए बस इस एग्जाम में। ठीक है, ये आगे करते रहेंगे। और क्या आएगा? एथिक्स। एथिक्स पेपर जो है ना, क्या बताऊं एथिक्स के बारे में, समझाने की चीज तो है नहीं, जो है वो है कि नहीं। अब जिसको एथिक्स है वो जो अपना हमने हमारा जो अपब्रिंगिंग हुआ है, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हुए हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज में सिंपल चीजें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा एथिक्स के बारे में, जैसे मैंने प्रिपेयर किया था। पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एथिकल टर्म्स है हमारे पास, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है। नॉर्मली वी यूज दोस टर्म्स इन नॉर्मल डिस्कोर्स, अरे ये बड़ा ऑनेस्ट है, ये बड़ा कंपैशनेट है, फ्रेटर्निटी हमारी कंट्री की है। तो हम लोगों को लेकर हम लोग इतना पैसे भी यूज करते हैं कि हमें पता है इसका मीनिंग क्या है। तो आप लोग उनके मीनिंग को सर्च करिए, अराउंड 30-35 की टर्म्स बनाइए। ठीक है, ऐसी जो भी आपको एथिकल टर्म्स मिलेंगी, तो उनके 6 लाइन 7 लाइन उनकी मीनिंग लिखें और उनको अपने पास रखें हमेशा। फिर इसमें कुछ सिंपल बुक्स आती हैं, एक तो आई थिंक लेक्सिकॉन है, मैंने पढ़ी नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो बट आप तो एक बुक ले सकते हैं, जैसे चाहे वो लेक्सिकॉन सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और बाकी इसमें कुछ बुक्स है वो थोड़ी सी बिग साइज है। आई डोंट नो कितना अननेसेसरी उन्होंने फिलोसफर्स को ज़्यादा वैल्यू दिया है, मतलब प्लेटो को, अरिस्टोटल को 4-4, 5-5, 10-10 पेज रखे हैं, फिर तो उन्हीं को पढ़ना है भाई। ठीक है, तो आई थिंक लेक्सिकॉन इज अ गुड चॉइस। ठीक है, एंड यू कैन गो फॉर वन बुक व्हिच आई सजेस्ट, जो मैंने पढ़ी है, जो कि ज़्यादा, बुक का नाम है, आपको अमेज़न पे मिलेगी, एथिक्स and morals in public service, ये लिखी है अरोरा ने, अरोरा एंड समथिंग, मैं इसका नाम बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपका ठीक है। उसके बाद जो सारा एक बार आप कवर कर लीजिए, देन यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन आंसर राइटिंग, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर राइटिंग में केस स्टडीज आती है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें अप्रोप्रिएट सेशन, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। वी कैन हैव अ डिफरेंट सेशन ऑन केस स्टडीज का। वंस यू विल नो, आपको जब एक बार थोड़ा सा बेसिक्स इस बुक से पढ़ेंगे, जो सिलेबस में है वो कवर कर लेंगे, एंड देन यू कैन गो फॉर केस स्टडी। केस स्टडीज को लिखने का तरीका क्या है, कैसे वही यूज करने, वही प्रिंसिपल्स यूज करने, उनको कैसे बेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया जाए, और एक सिचुएशन है जिसमें एथिकल डिलेमा है, उसको कैसे दूर किया। सिंपलेस्ट मैंने आपको भी बताया, एक नेशनल पार्क है, उसमें एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जा रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 1,500-2,000 करोड़ का है,
इससे ये बेनिफिट मिलेगा, इस लेवल पर इसका डैम बनेगा, वो डैम इस ठीक हो जाएगा, इसकी ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. But at the same time, while constructing dam in a national park, there will be displacement of this tribal. These are only 500 tribals. लेकिन जहाँ पर वो डैम बना रहे हैं वहाँ पर उनका sacred grove है, वो उनका religious. Now, बताइए what should be the modus operandi? This is an ethical dilemma. Where you don't know what to do. There are always two solutions, and both the solutions are ethically viable. Now, how to take a decision? That you have to take consideration. You have to take many things into consideration. ठीक है, चाहे उनका on the tribal part हो, चाहे development aspect, both the things. उसमें आपको addition करने हैं with some policy, with government direction. वो तब होगा जब आप current affair अच्छे से, अगर आप current affair अच्छे से नहीं पढ़ोगे, तो वहाँ पर then it will be with, अगर आप current affair अच्छे से पढ़ोगे, then things will be easier. क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसने क्या कहा, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, लॉ क्या कहता है, रूल क्या कहता है, उसका एस्पेक्ट में लेते हुए विद एथिकल और जो एंगल आप बेसिक्स पढ़ोगे, आप इसको यू कैन सॉल्व दैट. ठीक है, तो ये है एथिक्स. एथिक्स में एक्चुअली बेसिकली ऑनेस्टली बताऊं, एथिक्स में मुझे बहुत टाइम लगेगा इसको बोलने के लिए, बट मोटा मोटी ये है कि जो सिलेबस में है उसको कवर कर लीजिए एक बुक से बार बार पढ़ के, ठीक है. और जो टर्म्स हैं एथिक्स के उनको आप गूगल कीजिए, उनका लिस्ट बनाइए. मेरे पास जैसे मैंने लिस्ट बनाया, ठीक है, तो अपने तरीके से, ये नहीं कि बुक निकालिए. एंड देन केस स्टडी. एथिक्स में जितना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे मार्क्स फैच करोगे. इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन. And the subject is very new. Some people are not able to write it because अब यार देखिए, अब एक केस स्टडी आती है कि यहाँ पर किसी ने मोबाइल रख दिया, निकल गए, और क्या करेंगे उस मोबाइल का. यहाँ सिंपल से पता है, मतलब सबको पता है कि नहीं ये गलत है, इसको वापस लेना चाहिए, या मुझे पुलिस को बोलना चाहिए, या कोई बॉय एक्सीडेंट हो गया, मुझे क्या करना चाहिए. Now the talent will lie in how you write it. तो सबको पता है, सब लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कैसे, that's very important. That's why I want you to be equipped with the technical terminology. That's why I'm saying कि जितनी ज़्यादा terms का आप उनकी 4, 5, 6 लाइनें लिखेंगे और उनको मेमोराइज थोड़ा करें, तो मीनिंग क्या है, जिनको ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है. चाहे ऑनेस्ट, अगर मैं बोलूँगा ऑनेस्ट की डेफिनेशन बताओ, आपको आप बोलोगे ये क्या बात होगी, ऑनेस्ट की क्या डेफिनेशन है, ये तो पता ही ऑनेस्ट है. So then once you are equipped with those terminology, you can write ethics well. The issue with ethics is that you don't know what is the language, which language you have to use. So first you need to be equipped with the language. That will come with the terminology mentioned in the syllabus as well as जो आगे इसमें आएंगे. ठीक है, तो इसको करिए, मुझे नहीं लगता ethics में कोई, और ये सर्च कीजिए, ये बहुत अच्छा है. ये बुक नहीं है, बेसिकली इसमें इस ये पूरा सिलेबस को कवर कर देता है, और ये लिखा है डिफरेंट लोगों ने, एडिटर्स. इसमें गांधी जी का भी एक टॉपिक है, इसमें वल्लभ भाई पटेल का भी आर्टिकल है ऑन ये इस इशू पे, इसमें बड़े बड़े थिंकर्स का इन्होंने लिखा है. सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक. नॉट एक बंदे ने क्या लिखा है, उन्होंने 1947 किसी ने 46 में लिखा है, किसी ने 1930s में लिखा है एथिक्स पे, किसी ने कुछ फिर आगे मॉडर्न है, जैसे आईटी हो गया, पब्लिक सर्विस हो गया, ठीक है. तो दिस इज वेरी गुड बुक, जो कि लोगों को ज़रा पता नहीं है. बिकॉज अरोरा जो है ना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा है, ठीक है. तो ये आप कर लीजिएगा, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा बुक यही है, बट मैं फिर भी सर्च करके नीचे आपको कन्वे करवा दूँगा. कोई बचा सब्जेक्ट? सर गवर्नेंस भाई हर किसी के लिए बुक मत ढूंढो. गवर्नेंस वही कह रहा हूँ, हर किसी के लिए बुक मत ढूंढो, हर किसी के लिए बुक नहीं ढूंढना है. गवर्नेंस जो है उसके लिए मुझे नहीं लगता यू रिक्वायर सेपरेट बुक. इफ यू आर कवरिंग योर करंट अफेयर, गवर्नेंस का और खुद हो जाएगा. अब इसमें भी लक्ष्मीकांत ने बुक निकाल के बताइए, भाई सब पे बुक निकालोगे तो न्यूज़पेपर कौन पढ़ेगा, है ना. नाउ कमिंग बैक टू करंट अफेयर्स.
रेफरेंस बेसिक सब मैंने बता दिया। नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज करंट अफेयर। लोगों का सबसे बड़ा इशू है कि सर हम करंट अफेयर से टाइम वेस्ट हो जाता है। आपका भी यही है क्या? आप भी यही बोलते हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि सर करंट अफेयर से टाइम वेस्ट होता है हमारा, 2 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है। मैंने कहा बाकी टाइम का करते क्या है भाई? ये भी एक पार्ट है। पर अगर किसी को ये डाउट हो रहा है कि करंट अफेयर में टाइम वेस्ट हो रहा है, देन ही शुड अंडरस्टैंड दैट करंट कवरिंग ए न्यूज़पेपर, 1 or 2 newspapers basically covering the whole GS. Basically, you are utilizing these 2 hours to complete whole GS. Some topics will be covered in the newspaper for geography. Some will be for history. Some will be for society. Some will be for environment. Actually, some will be for economics. So while you are reading a newspaper, remember that basically you are covering GS for 2 hours. So it is not a wasted job. And newspapers are so much important. मतलब मैं तो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर को बाहर निकालेंगे तो बैठ जाएगा पूरा ये सारा प्रिपरेशन ही बैठ जाएगी। ठीक है। दूसरा कि न्यूज़पेपर, सर न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, मैं तो मंथली वो पढ़ती हूँ ना। न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्योंकि न्यूज़पेपर से आपको न्यूज़ डेवलप बनती है, न्यूज़ बनती फॉर 2 months 3 months, देन यू कैन राइट बेटर आंसर्स इन मेंस। ठीक है। मैंने अभी एक बंदे को बोला कि पहले क्वेश्चन आता था आयुष्मान भारत स्कीम है, बताइए इस स्कीम के डिफरेंट पेमेंट फीचर्स। अब क्वेश्चन नहीं आता है, अब क्वेश्चन आता है कि आयुष्मान भारत के इम्प्लीकेशंस क्या हैं पॉपुलेशन पे और इसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स क्या हैं, सजेस्ट सम पॉलिसी मेजर्स। अब मुझे बताइए, आपने मंथली कंपेरियन विजन का तो डाउनलोड कर लिया, ठीक है, पढ़ भी लिया, ये कौन बताएगा? पॉलिसी इम्प्लीकेशन कौन बताएगा? क्रिटिकल एनालिसिस कौन करवाएगा? जब आपको पता ही नहीं, आपने 4-5 वर्ड याद कर लिए, नीचे उसके स्कीम क्या कह रही है आपको लगता है एक नंबर हो गए। वंस यू रीड न्यूज़पेपर आपको 2 एस्पेक्ट से फायदा होगा। एक तो जो एडिटोरियल्स होते हैं अंदर और ओपिनियंस होते हैं, तो लोग डिफरेंट ओपिनियंस लिखते हैं किसी चीज के बारे में। पहले जब ये आयुष्मान भारत आएगी तो कोई अपोजिशन करेगा, अरे ये नहीं इंक्लूड हुआ, इस पे डिस्कशन नहीं हुआ, सीधे आपने डाल दिया, इस पे जी गिलोटिन हुआ पार्लियामेंट में तो सीधे पास कर दिया, यार कोई एक्ट में क्या। तो ऐसा कौन सा स्कीम है? फिर एक लेफ्टिस्ट आएगा वो बोलेगा इसमें ये कमियां हैं, फिर एक सेंट्रलिस्ट आएगा वो कहेगा ये कमियां हैं, ठीक है, फिर एक बंदा आएगा वो बैलेंस करेगा। तो आपकी न्यूज जो है इवॉल्व होती है। तो न्यूज़पेपर जो है न्यूज इवॉल्व होती है, दैट्स हाउ यू कैन राइट बेटर आंसर्स। जब आपने 6 महीना इस न्यूज को पूरा पढ़ लिया और अचानक से क्वेश्चन आ गया आयुष्मान भारत स्कीम की बताइए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन क्या इश्यूज आ रहे हैं, सजेस्ट सम रिमेडियल मेजर्स, तभी तो बता पाएंगे ना। आप लिखेंगे हाँ ये इशू है, इसमें ये नहीं कवर हुआ, इसमें सेट डेटा यूज किया है, इसमें एक्सक्लूजन एरर्स हैं, इसमें इनको नहीं किया, इसमें यूनिट फैमिली को रखा है, इंडिविजुअल को। There are so many things you can buy. That is why newspaper reading is so essential and so important for the preparation. आप किसी दिन अगर थके हो कोई बात नहीं, पॉलिटी मत पढ़ो, हिस्ट्री मत छोड़ो, बट न्यूज़पेपर पढ़ के सो जाओ। बिकॉज़ ये आगे जाता है, ये डायनेमिक है, रुकेगा नहीं। कल की न्यूज़ के बाद आपको कुछ चीजें समझ नहीं आने लगेंगी ये क्या था। That's very important. तीसरी बात है सर मैं नोट्स बनाऊंगा कि नहीं, बनाना है कि नहीं। देखिए अगर आप न्यू कमर हो नोट्स बनाइए, जैसे भी बनाइए, लिखिए, जरूरी नहीं है कैसा अच्छा जजमेंट होने की जरूरत नहीं है, सही है कि गलत है, बस करिए। बिकॉज सर्टेन थिंग्स विल कम विद एक्सपीरियंस। सब चीजें तो ऐसे आकर फिर तो आसान हो जाता है, भाई ये ऐसे कर लो। विद द टाइम यू विल रियलाइज कि मुझे कैसे नोट्स बनाने हैं। नोट्स शुड बी क्रिस्प, नोट्स शुड बी स्पेसिफिक, और जहाँ आपको लगता है कि ये मुझे भूल जाएगा या इसको लिखने की जरूरत है, ये सब इंडिविजुअल बेस है, मतलब सब्जेक्टिव। जैसे आप नोट बनाएंगे वैसे ये नहीं बनाएंगे, क्योंकि इनके अपने इश्यूज हैं, प्रिपरेशन के अपने वीकनेसेस, अपने स्ट्रेंथ्स है, आपके अलग है। नोट्स बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, लेकिन बनाएंगे बिकॉज आप सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। एंड व्हाइल मेकिंग नोट्स इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आपको मेमोराइज हो जाता है जल्दी। एक बार लिखा आपने तो मेमोरी बढ़ जाती है उसकी, तो आपको नेगेटिव भी कम हो जाएंगे प्रीलिम्स में, क्योंकि आप स्पेसिफिकली आपको याद होगा कि क्या लिखा था मैंने।
और कंप्यूडियम पढ़ी, जो आप एक वन मंथ का कंप्यूडियम है वो भी साथ पढ़ी, ठीक है, बिकॉज बहुत सारे न्यूज आपको न्यूज़पेपर से छूट जाए, ठीक है। एंड न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं, जो अंदर के पेज में एडिटोरियल्स होते हैं वो पढ़ने। ओपिनियंस तो राइट साइड से होते हैं, ओपिनियंस दोज आर स्पेसिफिक टू एन इंडिविजुअल व्यू, व्हेयरएज एडिटोरियल इज ए टीम व्यू, जहां पे बैलेंस्ड होता है विद प्रोज एंड कॉन्स की किसी भी पॉलिसी का, इसलिए वो पढ़ना चाहिए। उसी से आपका एनालिटिकल पावर बढ़ जाएगा और ये भी पता चलेगा कि बैलेंस कैसे करना है पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट्स क्रैक। अब आपने ऐसे आंसर लिख दिया कि यू साउंडेड मोर नेगेटिव, ठीक है, और यू साउंडेड टू पॉजिटिव जहां पे नेगेटिव होना था, दैट विल कम विद एडिटोरियल। एडिटोरियल बैलेंस करता है, देखा कैसे बैलेंस करके दोनों पहलू रख देते, छोड़ देते, लेकिन ऐड करते हैं किसी फ्यूचरिस्टिक नोट के साथ कि हाँ ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज ये आपको करंट अफेयर, तो करंट अफेयर मत छोड़िए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई चीज रह गई इसमें? ऐसे या मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने पढ़ा नहीं किसी से, मैंने जितना उतना कवर हो ही जाता है, करंट अफेयर से कवर हो ही जाता है, लेकिन कुछ बुक्स आई है मार्केट में आईआर के लिए, आईआर के लिए अगर पढ़ना है आपको तो एटलीस्ट मिनिमम आप पढ़ सकते हैं राजीव सिकरी की बुक, बाकी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना आपको आईआर में न्यूज़पेपर कवर करता है, आई थिंक दैट्स इनफ, चाहे बॉर्डर का भी हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, मुझे नहीं लगता कोई स्पेसिफिकली यू डोंट नीड टू कवर इट स्पेसिफिक। पर ये मेरा व्यू है, अगर कोई छोटी बुक है कोई मार्केट में, ज्यादा इसको फोकस करने की जरूरत नहीं, उस पर आप कवर कर सकते हैं। मेरा हमेशा रहा है कि न्यूज़पेपर से कवर ज्यादा करें, एंड वही फायदा दिया मुझे लास्ट, ऑनेस्टली दैट वाज द पॉइंट जहां मुझे लगा कि हाँ मेरी मेहनत कहीं पर तो रंग लाई है, बाकी मैंने पढ़ा था पता ही नहीं कहां। और किसने बोला था, क्या बोला था? ऐसे देखिए ऐसे में इशू ये है कि अब इसमें मेरा थोड़ा अलग व्यू है, लोग तो ऐसे ही क्लास में बात करते हैं। मुझे लगता है कि दो चीजें प्रिपरेशन के साथ खुद इवॉल्व होती हैं, एक ऐसे, दूसरा पर्सनैलिटी। The way you speak, the refined thing you need in introduce to reply answer. Maybe 1 year back you will reply in a different way. You are preparing, you will balance out things. And second, essays. मुझे नहीं लगता है कि you need a specific मतलब inputs for essays. I think while your preparation through current affairs, through NCERT, through covering different subjects, एक moment आएगा जब आप लिख सकते हो ऐसे। उस टाइम सिर्फ आपको 5 ऐसे लिखने हैं और थोड़ा सा एफर्ट लगानी है कि भाई इसको इस चीज को कैसे एक जगह लाना है 1000 वर्ड्स, क्योंकि 1000 वर्ड्स का ऐसे होगा आपको 2-2.5 हज़ार खत्म हो गया। ऐसे इसकी बस बेसिक टेनेट्स ये हैं कि पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए, साइकोलॉजी वालों के लिए, सोशियोलॉजी वालों के लिए और कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये लोग ना जज्बाती हो जाते हैं। क्या होता है जब भी कोई ऐसे देखते हैं कि हाँ ये तो मेरे सब्जेक्ट पे है, तो बस शुरू हो जाता है क्या होगा। यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती करते हैं मेरे दोस्त, कुछ बहुत सारे दोस्तों ने ऐसे शुड बी वेरी जनरल, ठीक है। तो रिवील योरसेल्फ थ्रू मैचिंग एसेस, आप किस बैकग्राउंड से, क्योंकि जो भी आपने रिवील किया आप किस बैकग्राउंड से हो, ओपिनियन बन गई, ओपिनियन उस एग्जाम में पता चल गया। मुझे याद है मेरे दोस्त ने कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म पे लिखा था, वो पॉलिटिकल साइंस का बंदा था, बोला बिलाल भाई इतना जबरदस्त लिखा ऐसे, मैंने कहा अच्छा बढ़िया, तो बोल नहीं पाया उसको क्या बोलता कि कोई कम नंबर आएंगे। मैंने कहा यार थोड़ा सा ऐसा तो नहीं करना चाहिए, तूने क्यों इतना स्पेसिफिक लिखा, उसको तो पता चल गया होगा पॉलिटिकल साइंस से। फिर वो अपने तरीके से इवैल्यूएट करते हैं। He was having 76 marks in essay. Finally he qualified, पीछे रैंक था, 700-800 रैंक था, सर्विस भी मिल गई। But imagine मेरे 152 थे, the hell of the difference। वो उतने नंबर लेके तो टॉपर हो जाता हो, ठीक है।
तो मुझे हमेशा लगा, मतलब मैं नहीं बता पाऊँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई मुझे सब पता है ऐसे के बारे में, बट मुझे हमेशा ये लगा कि मुझे ऐसे में अच्छे नंबर आते थे, चाहे वो कॉलेज का हो। कि एक ही चीज़ ऐसा था जहाँ पर मुझे थोड़ा सा एडवांटेज मिलता था, वरना तो पीछे ही रहते थे हम ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वी शुड बी मोर जनरल एंड वी शुड बी मोर क्रिएटिव, ठीक है। क्रिएटिव, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पे हो, आपको पता भी है चीज़ें, तो ये केस था, without referring to the case, because obviously Supreme Court in one of the cases also suggested this. Don't need to write it. और बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें पता है, कोई आर्टिकल ज़्यादा पता है, एज कम्पेयर टू पता होना चाहिए एग्जाम में को। Avoid using those. We make it general and make it multifaceted. मतलब ऐसे में उसी को ज़्यादा नंबर आते हैं जो कि देखिए एक टॉपिक है जिसपे 150 वर्ड भी लिखा जाता है, उस पे आपको 1000 वर्ड लिखने हैं। क्यों करना चाहते हैं यूपीएससी? जानते हैं क्यों करता है यूपीएससी? आपको देखने के लिए आपके डायमेंशंस आपके कितने हैं, मैं वही कह आपको, अगर आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे जो मैंने आपको कहा, आप खुद ही लिख लो भाई। अगर इसको 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं, इसको 1000 वर्ड्स लिखने की क्या जरूरत है? तो बेसिकली वो आपके लेंथ ब्रेड्थ पूरा डेप्थ देखना चाहते हैं किस तरीके से सोचते हैं, पहला। दूसरा, इसका कंटिन्यूटी ऑफ थॉट कितना है? भाई लोगों को कंटिन्यूटी ऑफ थॉट होता नहीं, कभी कभी लिख देते हैं, भूल जाते हैं, फिर बाद में याद आ जाता है। इसको कितनी क्लैरिटी है इस सब्जेक्ट के बारे में, ये कितनी डायमेंशन में लिख सकता है। एक बार हमारे कॉलेज में एसेट कमीशन हुआ, मेरे उसका ऐसे का नाम था रोल ऑफ वेटरनेरियन इन नेक्स्ट सेंचुरी, ऐसे लिखा। तो हमने सबने ऐसे लिखा, हमने लिख दिया ये हुआ वैक्सीन जो भी लिखा। तो हमारा एक दोस्त था, उसने लिखा था, एक टर्म और ऐड कर दी थी, उसने लिखा था रोल ऑफ वेटरनेरियन इन स्पेस एंड इंटरप्लैनेटरी स्पेसशिप्स। मैंने कहा ये क्या है भाई? बोला भाई एनिमल्स को वहां भेजी तो वेटरनरी को जाना चाहिए था। हमने हंसा, वो सही था। It may have looked funny at that time, but it was not at all. उसने सही कॉन्सेप्ट लगा। हमें नहीं आया दिमाग में वो भाई, अगर मार्स पे हम कभी कुछ एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, एनिमल्स में पहले जा रहे हैं, देखिए एलन मस्क तो जा रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहले हम तो पहले स्टार्ट एनिमल्स से करते हैं, वैक्सीन हो, क्या पता हमने वहाँ एनिमल फार्म खोल लिया। तो वेटरनरी तो पहले चाहिए ना, मेडिकल डॉक्टर बाद में चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, हमने भी हंसा उस पर, ठीक है, अब भी हम हंस रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपको कोई चीज़ बड़ी फनी लगती हो, बट इट्स नॉट एक्चुअली, इट्स अ डायमेंशन। बट आप किस तरीके से लिखोगे दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ऐसे का यही है, मल्टीफेसेटेड, जनरल, कोहेरेंट, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी। हमेशा डिवाइड करो ऐसे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट से क्या लिखना, पॉलिटिकल से क्या लिखना, इकोनॉमिक क्या लिखना, एनवायरमेंट एस्पेक्ट, एथिकल एस्पेक्ट क्या लिखना, एक सब हेडिंग्स बनाया करो। हाँ, इन डायमेंशन पे लिखना। दैट विल अवॉइड वन थिंग, दैट इज इनकोहेरेंसी। पता चला आपने सोशल डायमेंशन पहले लिखा, फिर बाद में याद आ गया, उधर ऐड कर रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट एसे, इट विल इवॉल्व, डोंट वरी अबाउट इट, इट विल इवॉल्व। डोंट बिकम टू मच कॉन्शियस ऑफ कोड्स और डिफरेंट थिंग, कोड लगाना है, कुछ नहीं करना, कोई कोड्स नहीं है, कुछ नहीं। अगर आप इफ यू आर गुड एट कोड्स डू इट, इफ यू आर नॉट गुड एट कोड्स डोंट डू इट। मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्क्स को फर्क पड़ता है, बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आप कितना क्लियरली सोच पाते। इट रियली डजंट मैटर आपको डेटा ज्यादा याद है, नो नॉट एट ऑल। हाँ, लेकिन आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए, ट्रेंड गलत नहीं होना चाहिए, क्रोनोलॉजी गलत नहीं होनी चाहिए। और लसन, दे डोंट रिपेयर कंप्यूटर्स, इजंट इट? भाई कंप्यूटर तो बहुत सारे दफ्तर में, क्यों जी? हमें चाहिए इंसान तो सोचता हो एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसके पास इमोशन है। कंप्यूटर का टेस्ट थोड़ी है भाई, कंप्यूटर बनाए हैं, चिप लगानी है अंदर इसकी, नहीं। अपने आइडिया पर फोकस करो, आप क्या सोचते हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी फॉर द एग्जामिनेशन रादर देन व्हाट अदर्स थिंक। भाई आइंस्टाइन ने कोड कर दिया तो कर दिया, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने कर दिया, बता दिया। अब तो नकली कोड्स भी आने लगे हैं उनको,
है कि नहीं? कुछ कोड जो उन्होंने कही नहीं वो भी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने बताया या किसी और ने बताया। ठीक है, अब बंदे कोड लिखते लिखते थे रोमी पता नहीं क्या जो भी है, इनफैक्ट मैं भी लिखता हूँ लेकिन वेरीफाई कर रहा हूँ लिखा ही नहीं सच में। ठीक है, तो जबरदस्ती घुसाने की चीजें नहीं है, मेक इट सिंपल। ठीक है, ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, और जैसा आप हो ना वही बनो, सिंसियर, ऑनेस्ट, सिंपल, कॉम्प्लिकेशन नहीं लानी है एग्जामिनेशन में। ठीक है, बिल्कुल गुड मार्क्स। ठीक है, रही बात आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग में आपको मैं ये बताऊं कि आंसर राइटिंग तब शुरू मत कीजिए कि आप हमें लगता है, मुझे मैसेज भेजते कुछ लोग कि सर हमें आंसर राइटिंग आती नहीं है तो क्या करें, क्या आप टिप्स दीजिए। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप कितने टाइम से पढ़ रहे हैं, तो बोला सर हो गया हफ्ते 2 हफ्ते हो गए। So what do you expect in 2 weeks or 3 weeks? You should not attempt mains answer writing before completing your NCERT. Not at all. Don't test yourself unnecessary. क्यों करेंगे जब रेडी नहीं? भाई हम लोगों को वेपन ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन चलाना पहले हफ्ते तो दिखाते ही नहीं, पहले दूसरे ऊपर से निकाल करके साफ करते रहते हैं कि क्या है कैसे है, उसके बाद लास्ट के 2 दिन। Similarly, answer writing is just like that. Read your NCERT, read for 3-4 months thoroughly, then start answering. Don't test yourself when you are not ready. आप डिस्करेज हो जाएंगे। यहाँ पर तो बहुत सारा हो गया भाई answer writing करनी, नहीं करनी है भाई, रुकिए वेट करिए। अगर आप किसी को ज्यादा ही वो है कि नहीं करनी करनी, तो सिंपल चीज कीजिए। जो अंदर का हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का जो ओपिनियन पेज है जो बंदा लिखता है, बंदे ने अगर ऐसे लिखा है, नॉर्मली वो 900 वर्ड्स के होते हैं, 1100 वर्ड्स के होते हैं, तो आप लिखिए उसको 150 वर्ड, सिंपल, जिसको हम कहते हैं प्रिसी राइटिंग। क्या कहते हैं? दैट्स आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ आंसर राइटिंग एट दिस स्टेज। ठीक है, सिंपल आंसर है। मैं क्या बोल रहा था? तो आप एडिटोरियल्स पढ़िए पूरा पहले, उसके बाद लिखिए कि भाई इसको मुझे 150 वर्ड्स में लिखना है, लिखिए 150 वर्ड्स। दैट्स द बेस्ट एक्सरसाइज यू कैन डू एट दिस टाइम विदाउट डिस्टर्बिंग योरसेल्फ। बट प्लीज डोंट अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज या मेंस का आंसर राइटिंग, नो नॉट एट ऑल। बंदा अगले दिन छोड़ देगा, बोलो मुझे लिखना ही नहीं आता है कि नहीं। मुझे लगता है कि सभी एस्पेक्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस लेंगे आपसे। ठीक है, चलिए। So is it important to write